चलिए जानते हैं झारखंड की आज के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को हाइप लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आप अपनी राय कमेंट जरूर करें। हर रात ठीक 8 बजे एक दिल दहला देने वाली कहानी, रोमांच, अपराध और रहस्य से भरी, सिर्फ AIFM स्टूडियो YouTube पर। झारखंड में मॉनसून की वापसी शुरू, मौसम में बदलाव की संभावना। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में मॉनसून पूरी तरह लौट सकता है। उत्तर पूर्वी झारखंड और आसपास के इलाकों में ऊपरी चक्रवात के कारण हल्के बादल छाए हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिसमें धनबाद के गोविंदपुर में सबसे ज्यादा 108 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राज्य में सबसे अधिक तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस पाकुड़ में और सबसे कम 18.7 डिग्री लातेहार में दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में दिन का तापमान 2 से 4 डिग्री बढ़ा है, जबकि बाकी जगहों पर तापमान सामान्य है। अगले कुछ दिनों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन आज कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। 9 से 11 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 12 और 13 अक्टूबर को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। अगले 5 दिनों 7 से 11 अक्टूबर में तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। तापमान 30 से 33 डिग्री, न्यूनतम 22 से 25 डिग्री। कोडरमा, पलामू, लातेहार दिन का तापमान 27 से 28 डिग्री, रात का तापमान 19 डिग्री तक गिर सकता है। रांची, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री, न्यूनतम 18 से 22 डिग्री। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा तापमान स्थिर रहेगा। 122% अधिक बारिश। इस बार झारखंड में मॉनसून ने जमकर बारिश कराई। सामान्य 29.1 मिलीमीटर बारिश की तुलना में 64.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 122% अधिक है। गढ़वा में 280%, पूर्वी सिंहभूम में 269% और लातेहार में 232% अधिक बारिश दर्ज की गई। बोकारो, धनबाद, पलामू और कोडरमा में भी सामान्य से 180% ज्यादा बारिश हुई। हालांकि गोड्डा में केवल 37.6 मिलीमीटर और पश्चिमी सिंहभूम में 16.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से काफी कम है। हेमंत सरकार की ऐतिहासिक पहल, झारखंड के मेधावी ST स्टूडेंट्स को अब मुफ्त कोचिंग। झारखंड सरकार ने अनुसूचित जनजाति ST के मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है। कोटा के मशहूर मोशन एजुकेशन संस्थान के साथ मिलकर अब नीट और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग झारखंड में ही दी जाएगी। रांची के हिंद पीढ़ी में कल्याण विभाग के भवन में यह कोचिंग शुरू होगी। इस योजना को चलाने और निगरानी की जिम्मेदारी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को दी गई है। साथ ही UPSSC की तैयारी के लिए छात्रों को दिल्ली भेजने की योजना भी है। कल्याण विभाग ने कोचिंग संस्थान को कार्य आदेश जारी किया। पहले चरण में 300 मेधावी विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिनका चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता और तय मापदंडों के आधार पर किया गया है। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि झारखंड के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे IIT, एम्स जैसे बड़े संस्थानों में पढ़ें। कई प्रतिभाशाली छात्र संसाधनों और मार्गदर्शन की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी गरीब छात्र बेरोजगार न रहे, बल्कि आत्मविश्वास के साथ कुछ बनकर लौटे। मंत्री चमरा लिंडा ने कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी के साथ कोचिंग केंद्र के छात्रावास, पुस्तकालय और भोजनालय का दौरा किया। उन्होंने सभी जरूरी सुधारों और सुविधाओं के लिए निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि आने वाले समय में UPSSC और सिविल सर्विसेज जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी छात्रों को दिल्ली भेजा जाएगा। पहले चरण में ST, दूसरे में SC और बाद में OBC वर्ग के छात्रों को यह मौका मिलेगा। उन्होंने कहा, झारखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें सही दिशा, अवसर और संसाधन देने की।
शहीद सुनील और संतन के परिजनों को सीएम हेमंत ने दी 1,10,00,000 रुपए की सहायता राशि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में पलामू जिला बल के शहीद आरक्षी सुनील कुमार राम और संतन कुमार मेहता के परिजनों से मुलाकात की। इस अवसर पर परिजनों को सम्मान राशि के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पुलिस सैलरी पैकेज के तहत 1,10,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि का चेक सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने शहीद परिवारों से बातचीत करते हुए उनकी पारिवारिक स्थिति और उनकी आवश्यकताओं का गहन ज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीद जवानों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकती और हमेशा उनके परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि शहीद जवानों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने के लिए रांची में एक आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। यह विद्यालय निजी विद्यालयों के मानक पर संचालित होगा और पुलिस विभाग द्वारा चलाया जाएगा। इसके लिए झारखंड जगुआर में 4 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार पुलिस परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पताल निर्माण की योजना पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने शहीद परिवारों को हिम्मत और धैर्य बनाए रखने और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का संदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहीद परिजनों को मिलने वाले सभी लाभ जल्द से जल्द प्रदान किए जाएं। इस अवसर पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, डीजीपी अनुराग गुप्ता, पलामू एसपी रिश्मा रमेशन, उप महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक रांची अंचल मनोज कुमार, एजीएम रीना कुमारी, मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक विकास कुमार पांडेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। राज्य सरकार और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से दोनों परिवारों को कुल 2 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिसमें पेंशन और अन्य सेवांत लाभ भी शामिल हैं। झारखंड सरकार ने शहीद परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और उनके सम्मान एवं कल्याण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। तमिलनाडु में झारखंड की 2 युवतियां बंधक, मुख्यमंत्री ने दिया कार्रवाई का आदेश। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में झारखंड की 2 युवतियों को एक फैक्ट्री में बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। पोटका प्रखंड के बायंगबिल गांव निवासी कृष्णा जोंको ने उपायुक्त को पत्र लिखकर बताया कि उनकी बेटी पानी जोंको 18 वर्ष और भांजी सुकवती लेयांगी 18 वर्ष को जुलाई में एक रिश्तेदार के माध्यम से ए यूनिट ऑफ केपीआर मिल लिमिटेड क्वांटम क्रिट्स कंपनी में काम के लिए तमिलनाडु भेजा गया था। शुरुआत में दोनों ने कुछ दिन काम किया, लेकिन बाद में नौकरी छोड़ने की इच्छा जताई। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद कंपनी प्रबंधन ने उन्हें जबरन रोक लिया और घर लौटने नहीं दिया। युवतियों ने कई बार घर आने की बात कही, लेकिन प्रबंधन उन्हें बंधक बनाकर रखे हुए है। मामले की जानकारी मिलने पर पोटका विधायक संजीव सरदार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर युवतियों की सुरक्षित वापसी की मांग की। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और राज्य सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर मामले पर संज्ञान लिया और झारखंड पुलिस को निर्देश दिया कि वे तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने कहा, झारखंड पुलिस अविलंब संज्ञान लें। एमिग्रेंट सेल जेएच मामले में पुलिस के सहयोग से बच्चियों की सकुशल वापसी और पुनर्वास के लिए हर जरूरी कदम उठाएं। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि दोनों युवतियों को जल्द सुरक्षित रूप से वापस लाया जाएगा। हेमंत सरकार को सारंडा मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत, 31,468.25 हेक्टेयर घोषित हो सकता है सैंक्चुअरी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सारंडा क्षेत्र को 31,468.25 हेक्टेयर में सैंक्चुअरी घोषित करने की अनुमति दे दी है। साथ ही कोर्ट ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल और वैध खनन कार्यों को सैंक्चुअरी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने हेमंत सरकार को 1 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश भी दिया। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के आदेश की तुलना में क्षेत्रफल बढ़ने का कारण पूछा।
राज्य सरकार की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII ने अध्ययन के बाद 5,519.41 हेक्टेयर को सेंक्चुअरी घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। यह प्रस्ताव DFO से लेकर PCCF तक पहुंचा, लेकिन सरकार इससे सहमत नहीं थी। वन सचिव ने शपथ पत्र के जरिए इसकी जानकारी दी थी। राज्य सरकार ने कहा कि वह NGT के निर्देशों के आधार पर 31,468.25 हेक्टेयर को सेंक्चुअरी घोषित करने के लिए तैयार है। साथ ही यह सुनिश्चित करने की मांग की कि इससे खनन कार्य प्रभावित न हो। एमिकस क्यूरिए ने क्षेत्रफल फिर से चिह्नित करने की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही 31,468.25 हेक्टेयर को चिह्नित कर चुकी है, जिसमें 126 कंपार्टमेंट हैं और वहां कोई खनन नहीं हो रहा, इसलिए दोबारा चिह्नांकन का समय नहीं देना चाहिए। सेल ने कोर्ट से अनुरोध किया कि सेंक्चुअरी घोषित करने से उनके खनन कार्य प्रभावित न हो, क्योंकि सेंक्चुअरी के 1 किलोमीटर के दायरे में खनन पर प्रतिबंध रहता है। कोर्ट ने स्टील उत्पादन और राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए सेल और वैध खनन को प्रभावित न होने देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने से छूट दे दी। वे बुधवार को कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सारंडा को सेंक्चुअरी बनाने के साथ साथ खनन कार्यों को संतुलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नागाडीह मॉब लिंचिंग कांड में 5 दोषियों को आजीवन कारावास, जमशेदपुर कोर्ट ने सुनाई सजा। झारखंड के जमशेदपुर में 2017 के बहुचर्चित नागाडीह मॉब लिंचिंग कांड में अदालत ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमलेश कुमार सहाय की अदालत ने यह फैसला सुनाया। पहले इन 5 को हत्या और अन्य धाराओं में दोषी ठहराया गया था। 18 मई 2017 को जुगसलाई के बागबेड़ा क्षेत्र के नागाडीह में बच्चा चोर की अफवाह फैल गई थी। उन्मादी भीड़ ने जुगसलाई नया बाजार निवासी विकास वर्मा, उनके भाई गौतम वर्मा, बागबेड़ा निवासी गंगेश गुप्ता और विकास की 76 वर्षीय दादी रामसखी देवी को पीट पीट कर हत्या कर दी। रामसखी देवी ने पोते पोतियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन 20 जून 2017 को उनकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था। कुल 28 आरोपी थे, जिनमें से 23 को पहले ही बरी कर दिया गया था। दोषी करार दिए गए 5 आरोपी हैं राजाराम हांसदा, जेल में बंद, रेंगो पूर्ति, गोपाल हांसदा, सुनील सरदार और तारा मंडल। अदालत ने इन्हें भारतीय न्याय संहिता भादवी की धारा 148, 349, 149, 302, 149, 341, 149, 342, 149, 338, 149 और 117 के तहत दोषी पाया। सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के वकील सुशील जायसवाल ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। वहीं सूचक पक्ष के वकील सुधीर कुमार पप्पू ने बताया कि बरी अभियुक्तों के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। चाईबासा में आधार कार्ड बनवाने में दिक्कत, ग्रामीण स्कूली बच्चे और अभिभावक परेशान। चाईबासा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आधार कार्ड बनवाने की समस्याओं ने स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों को परेशान कर रखा है। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब कुमारडुंगी प्रखंड के खंडखोरी पंचायत के हल्दी पोखर गांव के प्राथमिक विद्यालय के 30 बच्चे अपने परिजनों के साथ 70 किलोमीटर दूर चाईबासा पहुंचे। ये बच्चे आधार कार्ड बनवाने के लिए जिला समाहरणालय के आधार केंद्र आए थे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्या हुआ था? हल्दी पोखर गांव के इन बच्चों को आधार कार्ड की जरूरत थी, लेकिन जिला आधार केंद्र पर उन्हें बताया गया कि एक दिन में केवल 35 आधार कार्ड बनाए जाते हैं, इसीलिए उनका कार्ड नहीं बन सकता। इस बीच झारखंड आंदोलनकारी और पूर्व झामुमो केंद्रीय सदस्य सुनील कुमार सिरका भी बच्चों की मदद के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने बच्चों को एक प्रज्ञा केंद्र ले गए, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। जिला शिक्षा अधीक्षक ने लिया संज्ञान। सिरका ने बच्चों और अभिभावकों के साथ डीसी की अनुपस्थिति में जिला शिक्षा अधीक्षक से मुलाकात की। शिक्षा अधीक्षक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को बुलाया
और बुधवार को प्रखंड मुख्यालय में सभी बच्चों के आधार कार्ड बनवाने का निर्देश दिया। इसके बाद बच्चे और उनके अभिभावक गांव लौट गए। अभिभावकों की परेशानी एक अभिभावक तुरी हेम्ब्रम ने बताया कि आधार कार्ड बनवाने के लिए उन्हें गाड़ी का किराया देकर चाईबासा आना पड़ा, फिर भी काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर गांव के स्कूल या पंचायत में आधार कार्ड बनवाने की व्यवस्था होती तो इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। सुनील सिरका की मांग। सुनील सिरका ने कहा कि सुदूर गांवों के स्कूली बच्चों को आधार कार्ड बनवाने में हो रही दिक्कतों पर शिक्षा विभाग को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधार कार्ड बनवाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि बच्चों और अभिभावकों को इस तरह की परेशानी न उठानी पड़े। हवा में तैर रही है निलंबित सिपाही अशोक शर्मा की गिरफ्तारी की खबर। नेक्स्टजेन मालिक के पक्ष में पैरवी का आरोप। भूमि घोटाले के आरोपी और नेक्स्टजेन कंपनी के मालिक विनय कुमार सिंह को जेल में सुविधा दिलाने की पैरवी और कारा प्रशासन पर दबाव बनाने के आरोप में हजारीबाग पुलिस ने जेपी कारा के निलंबित सिपाही अशोक शर्मा को हिरासत में ले लिया है। पुलिस सूत्रों की मानें तो उनसे एक गुप्त ठिकाने पर गहन पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार अशोक शर्मा को मंगलवार को बिहार के जहानाबाद जिले के औकरी स्थित उनके पैतृक आवास से हिरासत में लिया गया। इसके पहले सोमवार की देर रात हजारीबाग स्थित उनके वर्तमान आवास पर भी पुलिस की दबिश दी गई थी, लेकिन वे वहां नहीं मिले। बताया जा रहा है कि अशोक शर्मा जेल में बंद विनय कुमार सिंह के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित कराने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कारा प्रशासन पर निरंतर दबाव बनाने की भी कोशिश की थी। सूत्रों ने यह भी बताया कि जेल में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए उन्होंने कुछ कर्मियों को अपने पक्ष में कर लिया था। इसी को लेकर हाल ही में जेल में दो गुटों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। पुलिस और कारा प्रशासन इस पूरे मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। मामले में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार चुनाव के लिए झारखंड पुलिस अलर्ट। सीमावर्ती जिलों में सख्ती बढ़ी। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। अवैध शराब, मादक पदार्थ, हथियार और नकदी की तस्करी रोकने के लिए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को सख्त निर्देश जारी किए हैं। आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में पत्र भेजा है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पलामू, गढ़वा, चतरा और कोडरमा जैसे सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने बताया कि स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए अवैध शराब, मादक पदार्थों के निर्माण, व्यापार और तस्करी पर रोक लगाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पहले भी मुख्य सचिव और डीजीपी स्तर से इस तरह के निर्देश जारी किए गए थे। डॉक्टर राज ने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार विशेष रूप से अवैध नकदी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अगर कोई व्यक्ति निर्धारित सीमा से ज्यादा नकद ले जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। बिहार चुनाव को देखते हुए झारखंड के 8 जिलों में चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। इन पर बिहार पुलिस के साथ मिलकर सघन जांच की जाएगी। बिहार से सटे झारखंड के जिलों के पुलिस अधीक्षक अपने निकटवर्ती बिहार के जिलों के साथ अंतर जिला और अंतर राज्य बैठकों का आयोजन करेंगे। झारखंड पुलिस ने घाटशिला में होने वाले उपचुनाव के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा इंतजामों के साथ साथ अवैध मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने की रणनीति बनाई जा रही है। जारी निर्देशों में मुख्य बिंदु इस प्रकार है: सभी डीआईजी अपने क्षेत्र के पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय कर अंतर राज्य और अंतर जिला चेक पोस्ट सक्रिय करें। तस्करी के संभावित मार्गों को चिन्हित कर चेक पोस्ट स्थापित करें। सड़क मार्गों पर मोबाइल चेक पोस्ट भी लगाए जाएं। रेल मार्गों से होने वाली तस्करी पर नजर रखी जाए। तस्करी रोकने के लिए खुफिया जानकारी जुटाई जाए। थाना, अनुमंडल और जिला स्तर पर समन्वय स्थापित कर कार्रवाई हो। तस्करों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीमावर्ती राज्यों से अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगे। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर ढाबों और होटलों पर निगरानी बढ़ाई जाए। अवैध शराब के अपराधियों को चिन्हित कर उत्पाद विभाग के साथ छापेमारी हो।
अवैध शराब के भंडारण और निर्माण स्थलों पर संयुक्त टीम छापेमारी करे। बिहार डीजीपी ने मांगी थी मदद। बिहार के डीजीपी ने चुनाव से पहले झारखंड के डीजीपी को पत्र लिखकर अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने में सहयोग मांगा था। इस पत्र के आधार पर झारखंड पुलिस ने पूरे राज्य में सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। गिरिडीह पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 हार्डकोर नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान गिरिडीह पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। झारखंड पुलिस की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर पारसनाथ जोन में सक्रिय 2 नक्सली शिवलाल हेम्ब्रम उर्फ शिवा और उसकी पत्नी सरिता हांसदा उर्फ उर्मिला ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। दोनों नक्सली गिरिडीह जिले के खुखरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। प्रेस वार्ता में खुलासा बुधवार को पपरवाटांड स्थित नए पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से सीआरपीएफ के डीआईजी अमित कुमार शामिल हुए। इस दौरान आत्मसमर्पण करने वाले दोनों नक्सलियों का स्वागत किया गया। डीआईजी ने बताया कि दोनों पति पत्नी 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली प्रयाग मांझी उर्फ विवेक के दस्ते में सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं। पारसनाथ जोन का कमान था। इनके पास जानकारी के अनुसार दोनों नक्सली फिलहाल पारसनाथ जोन का कमान संभाल रहे थे। पिछले कई दिनों से ये पुलिस के संपर्क में थे और आत्मसमर्पण की इच्छा जता चुके थे। इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, स्पेशल ब्रांच समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से इन्हें सरेंडर के लिए प्रेरित किया गया। अंततः आज दोनों ने मुख्य धारा में वापसी कर ली। डीआईजी का संदेश, या तो सरेंडर करो नहीं तो गोली खाने को तैयार रहो। डीआईजी अमित कुमार ने कहा कि जो नक्सली अब भी जंगल में हैं, वे भी सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाकर समाज की मुख्य धारा में लौट आएं। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो पुलिस की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मौके पर मौजूद अधिकारी इस अवसर पर डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉ. बिमल कुमार, एएसपी अभियान सुरजीत कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। यह आत्मसमर्पण न केवल गिरिडीह पुलिस के लिए बड़ी सफलता है, बल्कि यह इस बात का संकेत भी है कि आत्मसमर्पण नीति से नक्सलियों का मनोबल लगातार कमजोर हो रहा है और वे मुख्य धारा में लौटने को तैयार हैं। विधायक सीपी सिंह का मंत्री इरफान पर पलटवार, बोले, आपकी राजनीति ओछी और अपरिपक्व है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा रांची विधायक सी.पी. सिंह के बारे में सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी का जवाब अब सामने आ गया है। कुछ दिन पहले इरफान ने पोस्ट किया था, जिस पार्टी में आपको अपेक्षित मान सम्मान नहीं मिलता, उसमें रहने से क्या फायदा। इस पर सीपी सिंह ने एक विस्तृत पत्र लिखकर न सिर्फ इरफान की राजनीति को ओछी और अपरिपक्व बताया, बल्कि भाजपा के प्रति अपनी निष्ठा और विचारधारा के प्रति अटूट आस्था को भी दोहराया। सीपी सिंह का पत्र, प्रिय इरफान अंसारी जी, आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, खासकर स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालने के बावजूद आपकी राजनीति कितनी ओछी और अपरिपक्व है। अगर आपकी प्राथमिकता बेतुकी बयानबाजी है, तो यह अपने आप में आपकी अक्षमता का परिचायक है। शायद जानना चाहिए कि एक किसान का बेटा जो पलामू के एक छोटे से गांव से निकलकर रांची पढ़ाई करने आया और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जनसंघ से होते हुए भारतीय जनता पार्टी तक का सफर तय किया, उसे पार्टी ने हर वो सम्मान दिया जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कभी पद की चाह नहीं रखी, हमेशा कार्यकर्ता के रूप में खुद को देखा और मुझे गर्व है कि भाजपा ने मेरी इसी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण को पहचानते हुए लगातार 7 बार रांची की जनता की सेवा का अवसर प्रदान किया और जनता के आशीर्वाद से मैं हर बार खरा उतरा। मुख्य सचेतक, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री जैसे पद मुझे बिन मांगे मिले। यह सभी जिम्मेदारियां पार्टी ने इसलिए दी क्योंकि उन्हें लगा कि मैं इन कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त हूं। लेकिन आज भी मेरे लिए सबसे बड़ा पद भाजपा कार्यकर्ता होना है। बाकी पद तो आते जाते रहते हैं। मैं कभी उन लोगों में शामिल नहीं रहा जो अपनी विचारधारा को गिरवी रखकर, अपनी निष्ठा बेचकर, घाट घाट का पानी पीकर आगे बढ़ता हो। मेरे लिए लॉयल्टी ही रॉयल्टी है।
दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा जो मेरी भाजपा के प्रति निष्ठा खरीद सके। 1980 में मुंबई में हुए भाजपा के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन में जब मैंने भाग लिया और वहां जब भाजपा की नींव रखी गई, तभी मैंने ठान लिया था कि जब इस दुनिया से जाऊंगा तो भाजपा के ध्वज में लिपटा जाऊंगा और यही मेरे जीवन का गर्व है। लेकिन मुझे इस बात का बेहद दुहक है कि आप एक ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो न केवल हिंदुत्व विरोधी विचारधारा से प्रेरित है, बल्कि राष्ट्र विरोधी प्रवृत्तियों से भी ग्रस्त है। जिस कांग्रेस के नेताओं ने वर्षों तक पाकिस्तान परस्ती की भाषा बोली और देश की एकता व अखंडता पर प्रश्न चिन्ह लगाए, उसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए जब आप जैसे लोग मुझे नसीहत देने का प्रयास करते हैं, तो यह केवल विडंबनापूर्ण ही नहीं बल्कि हास्यास्पद भी प्रतीत होता है। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस कांग्रेस में आज आप मलाईदार पदों का आनंद ले रहे हैं, उसी कांग्रेस और कांग्रेसी नेताओं ने आपको कोलकाता में जेल भेजने का इंतजाम किया था। फिर भी आप उसी पार्टी में बने हुए हैं, अपनी इज्जत और आत्मसम्मान गिरवी रखकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं। यही आपके चरित्र और राजनीतिक संस्कार का सबसे सटीक परिचय है। जहां तक अगड़े पिछड़े जाति के सवाल उठने की बात है, तो यह भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि आपकी कुंठित और संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। भाजपा में व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी राष्ट्रनिष्ठा, कर्मशीलता और प्रतिबद्धता से होता है, न कि उसकी जाति या धर्म से। और जब आपने यह ओछी सोच जाहिर कर ही दी है और आपको अगड़े जाति की इतनी चिंता है, तो एक बार अपने ही मंत्रिमंडल में झांक कर देख लीजिए कि उसमें सवर्ण जाति से कितने मंत्री हैं। अगर आपके शब्दों में तनिक भी सच्चाई और साहस है, तो आज ही अपने पद से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री जी से आग्रह कीजिए कि आपकी जगह किसी सवर्ण जाति के विधायक को मंत्री बनाएं। तभी मैं यह मानूंगा कि आपका यह वक्तव्य तंज नहीं बल्कि वास्तविक चिंता का प्रतीक था। लेकिन मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि न तो आप में वह नैतिकता बची है और न ही वह साहस। सत्ता की कुर्सी और मलाईदार पद ही आपकी राजनीति का वास्तविक धर्म बन चुका है। मैं ये जरूर मानता हूं कि मैंने आपका सदैव स्नेहिल मार्गदर्शन किया है, इसीलिए आपको पुनः सलाह देना चाहूंगा। बेतुकी बयानबाजी छोड़कर झारखंड की गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर ध्यान दीजिए। अस्पतालों की बदहाल स्थिति को सुधारिए, योग्य चिकित्सकों की कमी को दूर कीजिए, मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराइए और आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणों के अभाव को दूर करने की दिशा